बहुत दूर दराज की बात है। एक कस्बे में डेजी और अप्रैल नाम की अपनी बीमार माँ के साथ दो बहनें रहती थी। अप्रैल, मैं दूध दूह रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर ले। अप्रैल डेजी से छोटी थी। अप्रैल को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे हुक्म दे। डेजी मुझसे बड़ी है, इसलिए ज्यादा अम्मा बनती है, हर काम के लिए मुझे हुक्म देती है और खुद दूध दूहने के बहाने आंगन में बैठकर लड़कों को देखा करती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मालूम नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे डेजी से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये गुलाबी वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से नहीं खाई है। अप्रैल अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने की वजह से माँ की तबीयत और नासाज हो जाती है। अप्रैल घबरा जाती है। डेजी जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ? मैंने माँ को ये दवा खिलाई थी, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया। अरे अरे, तुमने ये क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी है तुमने। मैंने जानबूझ के नहीं किया है। रो मत मेरी बच्चियों, शायद मेरी किस्मत में आज का दिन ही आखिरी दिन है। वैसे भी मैं अपनी इस बीमारी से निजात पाना चाहती हूँ। मरने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। माँ डेजी और अप्रैल को एक संदूक निकाल कर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ, आप वापस आ जाओ माँ, वापस आ जाओ। अब हम किसके सहारे जिएंगे? दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में 2 पोटलियां और एक खत था। डेजी खत पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब शादी की हो गई है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए सही लड़के की शिनाख्त कर सके। इस संदूक में 2 पोटलियां हैं जिनमें हीरे हैं। तुम दोनों वो हीरे लेकर सफर पर निकलना। क्योंकि तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए कई लोग तुम्हारे सामने शादी की बातें करेंगे, लेकिन किसी की शक्ल सूरत की वजह से तुम उससे शादी मत करना। शादी उसी से करना जो तुम्हें 1 हीरे के बदले 4 हीरे ला करके दे। डेजी और अप्रैल हीरे लेकर सफर पर निकल पड़ती हैं। जब वो सफर पे कुछ दूर पहुंची तो एक लड़का डेजी के करीब आकर बोला, हे खूबसूरत लड़की, मेरा नाम सुंदर है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? डेजी अपनी पोटली से एक हीरा निकाल कर देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दमखम पर 4 और हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वो कुछ दूर सफर पर और चलते हैं तो एक घुड़सवार अप्रैल के पास आता है। ए हुस्न की मलिका, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दिलनशी कर दिया है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, मगर एक शर्त है। मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी, इसके बदले में तुम्हें 4 हीरे ला करके देने होंगे। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो ये मेरे घर का पता है, यहाँ पर आ जाना। अप्रैल और डेजी की पोटली में 4 हीरे थे। वो सफर में आगे बढ़ते गए और शादी की दावत देने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों में से एक एक हीरा तकसीम करते गए। जब उनकी पोटली के सारे हीरे खत्म हो गए तो वो दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा होता कि मैंने उसी से शादी के लिए हामी भर दी होती। ये हीरो के चक्कर में हम किस मुसीबत में मुब्तला हो गए। सब्र करो अप्रैल, सब्र करो। हमें अपनी माँ पर एतबार करना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है हमारे हक के लिए बेहतर ही होगा। 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन डेजी और अप्रैल के पास कोई भी लड़का लौटकर नहीं आता। ऐसे हम कब तक मुंतजिर रहेंगे? इस तरह तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी। इतने अच्छे खूबसूरत लड़के मिले थे, मगर माँ की मंसूबा बंदी की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही गए और हीरे भी चले गए। तुम परेशान मत हो अप्रैल, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा ही तसव्वुर किया होगा। अगर अगले 6 महीनों में कोई भी लड़का नहीं आता तो तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ दिनों बाद पीटर नाम का एक लड़का लौट आया जिसने डेजी को पसंद किया था।
मैंने एक हीरे के दम पर 4 हीरे की कमाई कर ली है। डेजी की शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे कोई लेने नहीं आएगा। आएगा अप्रैल, थोड़ा सा सब्र करो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या खुदा इतना ही सख्त दिल है? मैंने जिन लड़कों को हीरे दिए थे उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया। आखिरकार एक दिन जॉन नाम का एक लड़का आता है जिसने अप्रैल को पसंद किया था। तुम्हारे दिए एक हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले, मैंने उन्हें अलग अलग काम के लिए निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि 10 हीरे लेकर वापस लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत ही अक्लमंद रही होंगी। वो मुमताज की कुव्वत को जानती होंगी। इस तरह अप्रैल की भी शादी हो जाती है। देखा, मेरी प्यारी छोटी बहन, माँ की अक्लमंदी की वजह से आज हमें इतने होशियार शौहर मिले हैं और हमारे हीरे भी वापस मिल गए। ठीक कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। कहते हैं कि सोने में दौलत होती है, ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान, मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और अब पूरी गठरी फिर ले आई हैं। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान, आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, सहर से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना आज किसने बनाया है? इस कहर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो। बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया। आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो, माँ का पुराना चाकू ले जाओ, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना। यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा। लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला।
बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई, तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की उमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था, वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मत ही खराब है हमारी, इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम अलैकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहाँ से आ गया। शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुँचता है। वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है?